अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 3 और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट न्यूक्लियस। अच्छा, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक हमारे पास साइटोप्लाज्म, इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं दैट इज़ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है, किसी भी सेल के अंदर अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो आपकी बॉडी का एक कंट्रोल सेंटर है जिसने आपको कंट्रोल करना है, दैट इज ब्रेन। इसी तरह सेल के अंदर भी एक ऐसा कंट्रोल सेंटर जिसने सेल की एक्टिविटीज, सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करना है, दैट इज न्यूक्लियस। उसका नाम क्या होगा? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का टिपिकल स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ लेजर के थ्रू। ये न्यूक्लियस का टिपिकल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे सेल के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम्स और बाकी ये न्यूक्लियस है। यानी एनिमल सेल में आपको सेंटर में नजर आएगा, प्लांट सेल में आपको साइड पे नजर आएगा और ये यूकैरियोटिक सेल की एबिलिटी है। अगर आप डिफ्रेंशिएट करें यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो उनमें एक मेजर जो डिफरेंट है दैट इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके फंक्शन और फर्दर इसके कंपोनेंट्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड। अच्छा जी, सबसे पहले है डेफिनेशन। डेफिनेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि जिस तरह मैंने यहाँ पे ब्रेन की डायग्राम ड्रॉ किया, हालांकि इससे लेक्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। आप जरा गौर करें, ये ब्रेन है और ये पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है बाय स्पाइनल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। सेम इसी तरह यहाँ पे एक सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अगर आप लेजर को फोकस करें, किस फॉर्म में? डीएनए। इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा और वो सेल से बाहर, न्यूक्लियस से बाहर जाएगा टुवर्ड साइटोप्लाज्म और वहां पे राइबोसोम के साथ मिलकर उसने क्या बनानी? प्रॉपर प्रोटीन। अब ये प्रोटीन या स्ट्रक्चरल होगी या फंक्शनल होगी। तो बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो कंसिस्ट कर रही होती है प्रोटीन्स पे और फर्दर उससे स्ट्रक्चर भी बन रहे होते हैं, उससे फंक्शन भी परफॉर्म हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो न्यूक्लियस है ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। आपको ये हर यूकैरियोटिक सेल में नजर आएगा। एट सेंटर इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेंटर में, पुश टू साइड इन प्लांट, प्लांट में साइड पे होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। The spherical nucleus typically occupies 10% of eukaryotic cell, यानी कि एक सेल का ये 10% पार्ट होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम से दिखाऊं, ये एनिमल सेल है, ये इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और ये मेरे पास प्लांट सेल है और इसकी यहाँ पे साइड पे न्यूक्लियस होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। क्लियर होगी यहाँ पे? तो बेसिकली न्यूक्लियस सारे आपको यूकैरियोट सेल में नजर आएगा और कितने परसेंट सेल का पार्ट होगा? 10%। क्लियर हो गया? और इसकी अगर शेप की बात करें तो मोस्टली स्फेरिकल। क्या शेप होगी? स्फेरिकल। यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? इसके बाद फंक्शंस आपने लॉन्ग क्वेश्चन में तो एंड पे लिखने होते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये दो चीजें आप समराइज करेंगे, पहले डेफिनेशन फिर फंक्शन लिखेंगे। इसका फंक्शन है सर्व एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसका क्या मतलब है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। फॉर एग्जाम्पल एक सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन, उसका काम है पूरे सिटी को कंट्रोल करना। सेम इसी तरह न्यूक्लियस का काम है पूरे सेल को कंट्रोल करना। इसके दो मेजर फंक्शन है, एक है हेरिडिटरी मटेरियल को स्टोर करना, यानी डीएनए को स्टोर करना। यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं ये डीएनए स्टोर्ड है इन न्यूक्लियस। और कोऑर्डिनेट सेल एक्टिविटीज जैसा कि ग्रोथ है, प्रोटीन सिंथेसिस है, सेल डिवीजन है, ये सारी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म कर रहा है? न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस ये एक्टिविटीज सेल से परफॉर्म करवाएगा, सेल को गाइडलाइन देगा, सेल को मैसेज देगा, सेल से काम लेगा। क्लियर होगी यहाँ तक? तो न्यूक्लियस एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, यूकैरियोटिक सेल में स्फेरिकल होगा, प्लांट सेल में साइड में, एनिमल सेल में सेंटर में, और इसका काम है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और साथ सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट है जी कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के मेजर 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है जी न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन सा कंपोनेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर आप डायग्राम पे फोकस करें, ये जितना भी मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर आपको न्यूक्लियोलस भी नजर आएगा, इसके अंदर आपको क्रोमेटिन भी नजर आएगा। सेकंड है न्यूक्लियर इन्वेलप। कौन सी चीज है? इस न्यूक्लियस के बाहर जो आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है दैट इज न्यूक्लियर इन्वेलप। ये कौन सी है जी? न्यूक्लियर इन्वेलप। उसके बाद इसमें पोर्स होंगे, न्यूक्लियर पोर्स, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूक्लियोलस क्या है? बेसिकली थर्ड कंपोनेंट है। यहाँ पे जो आपको डार्क रीजन नजर आ रहा है दैट इज न्यूक्लियोलस। इसका नाम क्या होगा? न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट है क्रोमेटिन। अच्छा, ये जो आपको जितना भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होगा नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम उसको स्टडी करेंगे पार्ट 2 में। लेकिन ये कि क्रोमेटिन यहाँ पे संभाले, जो जितना भी थ्रेड लाइक मटेरियल दैट इज क्रोमेटिन। क्लियर हो गया? अब हम अपने पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने बताया ये सारा जितना भी पार्ट है, यहाँ पे मैं आपको सर्कल करके बता देता हूँ, ये जितना भी पार्ट है सारा दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सारा क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे आप? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फाउंड इनसाइड, कहाँ पे नजर आएगा? इनसाइड न्यूक्लियस। और इसके अंदर आपको क्या नजर आएगा? क्रोमेटिन। क्या नजर आएगा? क्रोमेटिन। ये आपको क्रोमेटिन इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में नजर आएगा। साइटोप्लाज्म में द फ्लूइड ऑफ सेल। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा? द फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस का जितना भी फ्लूइड पोर्शन है मेम्ब्रेन के अंदर दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर आपको एक डार्क रीजन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे अगर आप गौर करें, दिस वन दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। यहाँ पे कौन सी चीज बनेगी? राइबोसोम। अब आपसे 2 MCQs पूछे जा सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए न्यूक्लियोलस। क्या होना चाहिए आंसर? न्यूक्लियोलस। और अगर आपसे पूछे जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो आपका आंसर होना चाहिए राइबोसोम्स। क्या होना चाहिए? राइबोसोम्स। तो प्रोमिनेंट डार्कली स्टैंड स्ट्रक्चर है इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। कहाँ पे नजर आएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में मे बी 1 या 2, डिपेंड करता है एक्टिविटीज ऑफ सेल, या एक होगा या एक से ज्यादा होंगे। यानी जितने ज्यादा राइबोसोम चाहिए उतना ज्यादा न्यूक्लियोलस का नंबर होगा। न्यूक्लियोलाई मैन्युफैक्चर द सबयूनिट दैट कंबाइन टू फॉर्म राइबोसोम्स। इसने क्या बनाने? वो स्ट्रक्चर जिनसे फर्दर आगे राइबोसोम्स में बनना है। द डीएनए फाउंड एट NORS न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ये क्या है? बेसिकली न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन इनकोड द राइबोसोमल RNA। इसने वो RNA बनाना है जो राइबोसोम बनाएगा। RNA की 3 टाइप्स हैं। मैसेंजर RNA जो मैसेज लेके जाएगा, राइबोसोमल RNA जो राइबोसोम बनाएगा, और ट्रांसफर RNA जो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। इन सेल दैट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जहां पे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है वहां पे नंबर ऑफ राइबोसोम ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ राइबोसोम क्या होंगे? ज्यादा। और न्यूक्लियोलस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी उसका साइज भी बड़ा होगा, न्यूक्लियोलस भी ज्यादा होगा। अब जब सेल डिवीजन होने लगती है तो वहां पे न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसअपियर। और बाद में NORS में बनता है। NORS क्या है? N न्यूक्लियोलाई आर फॉर्म्ड एट सर्टेन साइट इन क्रोमोसोम्स। इंपॉर्टेंट MCQs है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोलस एक इंपॉर्टेंट जगह पे बनता है जो कि क्रोमोसोम के ऊपर साइट है, दैट इज NORS न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। ये 2026 वाले बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज NORS। तो क्रोमोसोम के ऊपर वो साइट जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि फर्दर न्यूक्लियोलस ने बनना है, दैट इज NORS न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अगर हम चले तो हमारे पास 2 रीजन है न्यूक्लियोलस के। अगर हम इसको जूम करके देखें, एक सेंट्रल जो कि थ्रेड लाइक है फिब्रिलर, और एक साइड्स में आउटर साइड में दैट इज ग्रेनुलर दानेदार। तो ग्रेनुलर वो रीजन है जो कि आउटर मोस्ट है, और इसके अंदर आपको वो राइबोसोम नजर आएंगे जो मुसलसल फॉर्म हो रहे हैं या सेंटिसाइज हो रहे हैं इन न्यूक्लियोलस। और जो इनर मोस्ट है दैट इज फिब्रिलर एरिया, और यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल नजर आएगा जिससे राइबोसोम ने बनना, दैट इज राइबोसोमल RNA एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स।
राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बनता है, एक राइबोसोमल आरएनए, एक प्रोटीन। ये दोनों चीजें आपको किनारे वाली साइड पे नजर आएंगी, यानी कि आपको यहाँ पे ग्रेन्यूल्स में ये चीजें नजर आएंगी इस एरिया में, और दरमियान में आपको जब राइबोसोम बन जाएंगे तो यहाँ पे नजर आएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूक्लियर इन्वेलप। जिस तरह हर घर की एक बाउंड्री है, सेल की एक बाउंड्री है, इसी तरह न्यूक्लियस की भी एक बाउंड्री है जिसका नाम है न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या नाम है उसका? न्यूक्लियर इन्वेलप। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, इनक्लोज द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस। ये जो मेम्ब्रेन है दैट इज न्यूक्लियर इन्वेलप। इसके अंदर आपको छोटे छोटे ये पोर्स नजर आ रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियर पोर्स। इनको हम इंशाल्लाह आगे स्टडी करेंगे। द स्पेस बिटवीन द डबल लेयर, ये जो स्पेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली स्पेस, दिस वन, ये स्पेस थोड़ी सी, दैट इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या नाम है इसका? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या नाम है इसका बच्चे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ऑन द इनर साइड ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप देयर इज प्रोटीन लाइनिंग। यहाँ पे आपको क्या नजर आएगी? प्रोटीन की लाइनिंग नजर आएगी इनर साइड में, दैट इज न्यूक्लियर लैमिना। इसका क्या नाम होगा? न्यूक्लियर लैमिना। तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। दो मेम्ब्रेन्स हैं, इनके दरमियान स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और जो इनर साइड पे प्रोटीन की लाइनिंग है जिसने क्रोमाटिन को बाइंड करना है, दैट इज न्यूक्लियर लैमिना। इसका नाम क्या होगा? न्यूक्लियर लैमिना। नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर इन्वेलप का ही पार्ट है। तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर छोटे छोटे सुराख है जिनका नाम है न्यूक्लियर पोर्स। इसका काम होगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। यहाँ से मटेरियल इंटर होगा या यहाँ से मटेरियल बाहर जाएगा। क्लियर हो गया। अब कौन सी चीज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सी चीज इंटर हो रही है और कौन सी चीज बाहर आ रही। जो एंट्री के अंदर है, सबसे पहले तो लार्ज प्रोटीन्स हैं जिसमें हिस्टोन बेस्ट एग्जांपल है आपकी। अब हिस्टोन प्रोटीन डीएनए का पार्ट है, तो इसने न्यूक्लियस के अंदर जाना है, इसने न्यूक्लियस के अंदर जाना है ताकि ये डीएनए के साथ कंबाइन करके क्रोमोसोम बना सके, फर्दर स्ट्रक्चर बना सके। और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए, जिसने डीएनए बनाना है वो भी इंटर होंगे मॉलिक्यूल्स। आरएनए, जिसने आरएनए बनाना है वो भी इंटर होंगी, नाइट्रोजनस बेसिस जो भी चीज है। एटीपीस, जिसने एटीपी को बनाना है वो भी मटेरियल इंटर हो रहा होगा। तो एंट्री के अंदर आपने 3 एग्जांपल मस्ट मेंशन करनी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए, आरएनए एंड एटीपीस। और कौन सी चीज बाहर आ रही है न्यूक्लियस से टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म? राइबोसोमल सब यूनिट आपकी बुक में मेंशन है, लेकिन आप एक्स्ट्रा इसमें मेंशन करेंगे मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनेगा और यहां से बाहर आएगा, यहां से साइटोप्लाज्म में। ये मैसेंजर आरएनए, ये क्या है? मैसेंजर आरएनए। क्लियर हो गया। तो मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल सब यूनिट बाहर आ रहे हैं साइटोप्लाज्म की तरफ, और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए, आरएनए और एटीपी इंटर हो रहे हैं साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ। क्लियर होगी यहां तक। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर। तो इसमें बेसिकली जो स्ट्रक्चर उसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, और इसमें 4 मेजर चीजें आपको नजर आती हैं। नंबर 1 इज एनुलर सब यूनिट। कौन सी चीज होगी? एनुलर सब यूनिट। नेक्स्ट है जी कॉलम सब यूनिट, नेक्स्ट है रिंग सब यूनिट, और उसके बाद है ल्यूमिनल सब यूनिट। ये 4 कंपोनेंट्स कहाँ पे नजर आएंगे? यहाँ पे अगर आप देखें तो एनुलर सब यूनिट जो कि आपको इनसाइड दी पोर नजर आ रहा है, यहाँ पे ये देखें इनसाइड दी पोर, एनुलर सब यूनिट। कॉलम सब यूनिट, ये साइड में आपको ये कॉलम सब यूनिट नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप गौर करें, कॉलम सब यूनिट, दिस वन, ये सारे कॉलम सब यूनिट है, ये देखें। रिंग सब यूनिट बाहर, कॉलम सब यूनिट से बाहर आपको क्या नजर आ रहे हैं? मेम्ब्रेन से बाहर ये रिंग सब यूनिट है। और ल्यूमिनल सब यूनिट ये मेम्ब्रेन के अंदर, पेरिन्यूक्लियर स्पेस के अंदर आपको जो इन रिंग्स को अटैच करवा रहा है, पोर्स को अटैच करवा रहा है, दैट इज ल्यूमिनल सब यूनिट। अच्छा, एक और चीज है कि ये चारों चीजें मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज न्यूक्लियर बास्केट। क्या नाम है उसका? न्यूक्लियर बास्केट। द फिब्रिल्स, टाइनी फिब्रिल यूजुअली एक्सटेंड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, एक्सटेंड होंगी, make a basket like structure on the nuclear site of the complex। basket like structure बनाएंगे, that is nuclear basket। तो 4 कंपोनेंट्स, एनुलर सब यूनिट यहाँ पे आपको नजर आएगा इनर साइड में, कॉलम सब यूनिट, रिंग सब यूनिट, यहाँ पे आप गौर करें। और नेक्स्ट है जी आपके पास एनुलर ल्यूमिनल सब यूनिट। कौन सा है जी? ल्यूमिनल सब यूनिट। क्लियर होगी यहाँ तक। इसके बाद इस लेक्चर की थोड़ी सी समरी है कि इसमें हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली हैं।
सबसे पहले हमने आज डेफिनेशन को देखा है कि न्यूक्लियस है क्या हमारे पास, फिर हमने उसके फंक्शंस को और फिर हमने उसके कंपोनेंट्स को देखा। कंपोनेंट्स में ये 3 कंपोनेंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं। सॉरी बच्चे, ये 3 कंपोनेंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं, दिस वन। और ये जो है क्रोमाटिन, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये पेज को लगाने का मकसद जस्ट आपको गाइड करना है कि हमने ये चीज़ें इसके अंदर पढ़ ली हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतने, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।